नागार्जुन एपिसोड 9 अजनबी। राजकुमारी माया की छोटी बहन तारा का चंद्रमौली राज्य आना और यहाँ आने के बाद नागार्जुन के मुंह वहां से चले जाने की बात सुनकर तारा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। तक्षक वंश से होने के बावजूद भी क्या राजकुमारी तारा की पहचान और सम्मान नहीं है? फिर नागार्जुन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? तभी तारा उसी गुस्से में नागार्जुन से कहती है, लगता है नागोत्सव प्रतियोगिता जीतने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड भर गया है नागार्जुन। बस थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैंने भी अगर तुम्हारा घमंड चूर चूर करके मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। नागार्जुन को खुले शब्दों में चुनौती देकर तारा जलती हुई आंखों से उसे घूरती है और गुस्से से तमतमाते हुए अपने सैनिकों से वहां से चलने का आदेश देकर चली जाती है। लेकिन नागार्जुन उसके शब्दों पर ऐसे प्रतिक्रिया देता है जैसे उसे तारा की धमकी से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर नागार्जुन तारा के वहां से चले जाने के बाद निश्चिंतता से अपने परिवार और कबीले के मुख्य लोगों के साथ वापस घर लौट आता है। घर लौटने पर नागार्जुन देखता है कि पूरे कबीले में उत्सव का माहौल है। जहां पहले अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब उस नगर के निवासियों की चहल पहल से हर एक गली गूंज रही है। हालांकि पूरे अनंत नगर में कुछ भी बहुत कीमती नहीं बचा और पूरा कबीला अपनी चमक लगभग खो चुका है। उस कबीले में कई छोटे छोटे कच्चे घर बने हैं और कबीले के बीचों बीच एक पुराना सा लेकिन बड़ा घर है जिसमें नागार्जुन का परिवार रहता है। उस कबीले के चारों तरफ घिरे हुए दूर दूर कुछ अन्य छोटे छोटे गांव भी बसे हुए हैं और उनसे सटकर उन गांव वालों के खेत हैं जिनमें सूखे मौसम की वजह से अच्छी खेती भी नहीं हो पाती। लेकिन आज अनंत नगर के पास जश्न मनाने के लिए बहुत विशेष कारण है। अभी तक तो उनके सामने अपना अस्तित्व बचाने का ही संकट था, क्योंकि बाकी 3 नगर अनंत नगर को हड़पने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। सम्राट नागराजन के होते हुए कोई भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका था और युवराज नागार्जुन से अपने नगर को बचाने की किसी को भी कोई खास उम्मीद नहीं होती। पिछले कई सालों की तुलना में आज का माहौल बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहा है और इसका एकमात्र कारण था उनके युवराज नागार्जुन की एक नए रूप में वापसी। इसलिए इस जश्न के माहौल में हर कोई दोगुना खुश नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा नागार्जुन की छोटी बहन नियति चहकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज न सिर्फ उसके भाई बल्कि खुद उसके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। तभी नियति ने नागार्जुन का हाथ पकड़कर उसे खाने की मेज पर खींच लिया और फिर वो चहककर बोली, देखो भाई, आज मैंने भी अपने हाथों से तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। मुझे मालूम है कि तुम हमेशा मेरे बनाए हुए खाने को उबला और बीमारों वाला खाना कहते हो, लेकिन आज मैंने माँ से इसकी खास विधि मालूम की है। चलो अब फौरन चक्कर देखो और बताओ कि ये कैसा बना है। ये कहते हुए नियति मुस्कुराई और फिर नागार्जुन को अपने हाथों से एक कौर बनाकर खिलाने लगी। खाना चखने के बाद इस बार नागार्जुन हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन को छेड़ते हुए कटाक्ष नहीं करता, बल्कि नियति के छोटे छोटे कोमल हाथों से प्यार भरा कौर खाकर एकदम भावुक सा हो जाता है। आंखों में नमी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नागार्जुन ने नियति से कहा, ये तो स्वर्ग के किसी भी पकवान से भी हजारों गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मेरी छोटी बहन का प्यार जो मिला है। ये कहते हुए उसने नियति के सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। आज पहली बार नियति को एक पिता की कमी नहीं खल रही थी। उसके सिर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए नागार्जुन में नियति को न जाने क्यों अपने पिता का रूप नजर आ रहा है। बचपन में जब भी नियति बाहर खेलने के लिए जाती तो दूसरे बच्चे हमेशा उसे ये कहकर उसका मजाक उड़ाते कि उसका भाई एक आलसी और बेवकूफ लड़का है। जब भी वो ऐसा कहते तो नियति उनसे लड़ती। फिर जब वो गंदे कपड़ों के साथ वापस घर आती तो हमेशा उसकी माँ उसे डांटती थी।
लेकिन अब वो गर्व से अपना सिर उठाकर पूरी दुनिया को बता सकती है कि उसका भाई कोई बेवकूफ और आलसी लड़का नहीं है, बल्कि महान शक्तिशाली युवराज है। तभी नियति कहती है, भाई सचमुच तुमने बहुत तरक्की कर ली है। आज अगर पिताजी होते तो तुम्हारी सफलता देखकर बहुत ही खुश होते। वहीं भाई बहन का ये स्नेह देखकर मां इरावती की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आते हैं। हमेशा इरावती की ये सबसे बड़ी चिंता रही थी कि महाराज के बाद आखिर वो अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएगी, और नागार्जुन की लापरवाहियों को देखकर वो बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया करती थी। पर अब शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। अपनी माँ और बहन की आंखों में अपने लिए आशा की किरण देखकर नागार्जुन उन दोनों का हाथ पकड़कर कहता है, अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। अभी तक जितनी भी गलतियां हुई है उनके बारे में भूल जाओ। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं पिताजी की जगह संभाल लूं। नागार्जुन के ये शब्द किसी चट्टान की तरह मजबूत होते हैं, इसलिए ये सुनकर इरावती अपने आप को रोक नहीं सकी और वो भावुक होकर रोने लगी। एक लंबे अरसे से उन्होंने समय का इंतजार किया है। उन्हें इस बात का यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब नागार्जुन बड़ा होकर बिल्कुल अपने पिता की ही तरह अपने वंश की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाने के काबिल हो जाएगा। इरावती ने प्यार से नागार्जुन के सिर पर अपना हाथ फेरा और कहा, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। इतना कहकर इरावती नागार्जुन को गले से लगा लेती है। ये देखकर नियति भी आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। आज का पल उनके लिए बहुत ही भावुक जो है। आधी रात के वक्त पूरे अनंत नगर का माहौल बिल्कुल शांत है। ये शांति दुख की नहीं बल्कि सुकून की है। देर रात तक जश्न के बाद लगभग हर कोई थककर चूर हो चुका है। नौकर और पहरेदार भी शराब के नशे में मस्त होकर गहरी नींद में खर्राटे भर रहे हैं, लेकिन नागार्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ बस पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहा है और अतीत की सभी घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ सोचकर नागार्जुन अपनी जेब से नागमणि निकालता है और चांदनी रात में उसे गौर से देखकर उसके जादू को समझने की कोशिश करने लगता है। नागमणि के बाहर निकलते ही एक ठंडी सी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी नीले रंग के जलते हुए कोयले से एक विचित्र सी ठंडी आग जैसी नीली लौ दमक रही हो, जो नागार्जुन के हाथ को जलाने के बजाय एक अजीब सी ठंडक पहुंचा रही है। नागार्जुन अपने कक्ष में अकेले लेटे उस रहस्यमयी नागमणि को अपने हाथ में उलटता पलटता हुआ खुद से ही बड़बड़ाता जा रहा है। उसके अंदर छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है। आखिर इस मणि में ऐसा क्या रहस्य है? इसको पाने के बाद जैसे मेरी सारी इच्छाएं तृप्त होती सी महसूस हो रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये अजीब सी बेचैनी क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे इसको पाने के बाद भी अभी तक इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। शायद अभी कुछ और भी पाना बाकी है, लेकिन क्या? और वो मुझे कहाँ मिलेगा? पता नहीं इन सवालों के जवाब मुझे कब मिलेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि नागार्जुन के हाथ में मौजूद नागमणि कोई साधारण मणि या रत्न नहीं है। उसके अंदर की रहस्यमयी शक्ति को वो बिल्कुल साफ तौर पर महसूस कर पा रहा है। शायद इसीलिए तक्षक वंश की माया उसके जरिए नागमणि को पाना चाहती है, या फिर शायद इसके पीछे कोई और रहस्य है। वैसे माया न सिर्फ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजकुमारी है, बल्कि बहुत ही शातिर भी है, और इस तरह से अपने सामने दूसरी शक्तियों पर अपना अधिकार पाना चाहती है। नागार्जुन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक अजीब सी आहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई लंगड़ाकर चल रहा हो। हालांकि वो आवाज बहुत ही धीमी सी है, लेकिन फिर भी नागार्जुन को वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ गई। तभी उस आहट को पाते ही नागार्जुन बिल्कुल चौकन्ना हो गया
और तुरंत नागमणि को वापस अपनी जेब में रखकर अपने बिस्तर से उठ गया। नागार्जुन ने मन ही मन सोचा और गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। लगता है चाचा को सबके सामने अपना अपमान सहन नहीं हुआ, इसलिए अब वो उस अपमान का बदला लेने के लिए नीचता की इस हद पर उतर आए हैं। कोई बात नहीं, अगर सचमुच कोई कमी रह गई होगी तो वो भी मैं अभी दूर कर दूंगा। नागार्जुन फौरन बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर नागार्जुन इधर उधर टटोलकर बाहर देखने लगता है, लेकिन वहां भी उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ हरकत होने पर नागार्जुन वापस पीछे लौटने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर नागार्जुन एकदम से पीछे पलटता है और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे वहां एक लड़की की आकृति दिखाई देती है, जो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी पड़ी है। एक पल के लिए नागार्जुन को लगता है कि शायद वो माया या तारा में से तो कोई नहीं। नागार्जुन जल्दी से उस लड़की के पास आता है और उसके कंधे को पकड़कर उसे पलटते ही एकदम से वो चौंक पड़ता है। उस लड़की का चेहरा देखते ही नागार्जुन के मुंह से अपने आप ही निकलता है, नंदिनी। उस लड़की को वहां देखकर नागार्जुन मन ही मन सोचता है, ये तो नंदिनी है, वासुकी वंश की राजकुमारी। लेकिन ये इस समय यहां क्या कर रही है, वो भी इस घायल हालत में। नंदिनी को वहां देख नागार्जुन के दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस समय उन सवालों के जवाब जानने से ज्यादा जरूरी है उस लड़की को बचाना। इसे तो कई गंभीर चोटें आई है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या जीव ने इस पर हमला किया है। नागार्जुन के सामने वासुकी वंश कबीले की राजकुमारी नंदिनी घायल अवस्था में पड़ी है। नागार्जुन इस विषम परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है, और दूसरे कबीले की राजकुमारी इस कबीले में ऐसी अवस्था में मिले या अगर कहीं ये इसी घायल अवस्था में मृत हो जाए तो ये नागार्जुन के कबीले के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि अनंत वंश कबीला कभी भी अपनी सफाई नहीं दे पाएगा। वैसे भी चारों मुख्य कबीलों में से कोई भी कबीला आपस में मित्र नहीं है, इसलिए कोई भी अनंत वंश कबीले के लोगों को निर्दोष नहीं मानेगा। इसलिए नागार्जुन के लिए इस बड़ी समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी है, और वो भी तुरंत। ये सब सोचते हुए नागार्जुन खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अनंतनगर कबीला वासुकी नगर कबीले के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। ये यहां तक कैसे पहुंची ये बाद में पूछा जा सकता है, लेकिन अभी इसे हर हाल में बचाना ही होगा। नागार्जुन तुरंत नंदिनी को अपनी बाहों में उठाकर चुपचाप अपने कमरे में ले आता है और फिर अपने बिस्तर पर सावधानी से उसे लिटा देता है। नंदिनी अभी भी मूर्छित अवस्था में ही है। तभी जैसे ही चांद की रोशनी में नागार्जुन की नजर नंदिनी के मासूम से चेहरे पर पड़ी तो कुछ पलों के लिए वो नंदिनी को देखता ही रह गया। लेकिन तभी नागार्जुन को अपना कर्तव्य याद आया और वो एक कपड़े से नंदिनी के माथे से रिस रहे रक्त को साफ कर उसके चेहरे और गर्दन के रक्त को पोंछ देता है। नंदिनी की गंभीर हालत को देखते हुए वो मन ही मन सोचता है, मैं अभी इस समय इस शक्ति का प्रयोग करना तो नहीं चाहता, लेकिन इसकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और फिर नागार्जुन खुद के चेहरे को ढककर नंदिनी के सिरहाने बैठ जाता है। इसके बाद नागार्जुन नंदिनी की बाईं कलाई की नब्ज को अपने हाथ में पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसके माथे पर रख देता है और फिर अपनी आंखें बंद करके योग साधना में चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद नागार्जुन के दोनों हाथों से फिर से वही सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और राजकुमारी नंदिनी के घाव अपने आप ही भरने लगते हैं। उस आधी रात में नागार्जुन के कमरे की खिड़कियां और रोशनदानों से वो सुनहरी किरणें बाहर निकल रही हैं, लेकिन उस सुनसान रात में उन किरणों को बाहर से देखने वाला कोई भी नहीं है। कुछ ही देर में जैसे ही राजकुमारी को धीरे धीरे होश आया तो उसे अपने सामने बैठे किसी नकाबपोश की धुंधली सी आकृति दिखाई पड़ी।
इस एक झलक से वो इतना तो समझ गई कि वो कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि उसके चमकते हाथों से छूटती किरणों से वो अपने अंदर धीरे धीरे शक्ति और ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस कर पा रही है। ये देखकर नंदिनी उठने की नाकाम कोशिश करती हुई दर्द से कराहते हुए नागार्जुन से पूछती है, कौन हो तुम और मैं यहां कैसे आई? शांत रहो। नागार्जुन उसे लेटे रहने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही नंदिनी के कानों में नागार्जुन की आवाज गूंजी और वो एकदम से घबरा गई। अपने इतने करीब एक अजनबी नकाबपोश को देखकर उसका चेहरा डर और घबराहट से पसीने पसीने हो गया। उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे। नंदिनी को लगा कि वो नकाबपोश उसे मजबूर करके उसकी अस्मिता पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है या फिर शायद उसे मारने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी अपनी पूरी शक्ति से नागार्जुन के हाथों से अपनी कोमल कलाई को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस घायल अवस्था में उस अजनबी नकाबपोश की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा पाना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी पूरी शक्ति से उससे जूझने लगती है। ऐसे में नागार्जुन को उसे अपनी संजीवनी शक्ति से ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। नंदिनी चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही नागार्जुन की मजबूत हथेली उसके मुंह पर किसी ढक्कन की तरह कस जाती है और नंदिनी की चीख अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती है। तभी नंदिनी के कानों में फिर से नागार्जुन की ठंडी और गंभीर आवाज सुनाई देती है, बस अब शांत हो जाओ। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो आसानी से कब का मार चुका होता, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि बचाने आया हूं। तुम्हारे घाव अब भर चुके हैं। अब इससे पहले कि तुम्हारी वजह से अनंत नगर पर कोई खतरा मंडराए, उससे पहले तुम्हें यहां से जाना होगा। नंदिनी को उस नकाबपोश के रूप में नागार्जुन की सिर्फ आंखें दिखाई देती है। उन बड़ी बड़ी गहरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसका प्रतिरोध अपने आप ही बिल्कुल कम हो जाता है। वो आंखों में एकटक देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे अपना सिर भारी होता महसूस होता है। नंदिनी अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाकर नागार्जुन के नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही नागार्जुन ने नंदिनी के हाथ को रोक दिया। जब तक नंदिनी समझ पाती कि वो विचित्र आंखें उसे सम्मोहित कर रही हैं, उतनी देर में वो फिर से मूर्छित होकर नागार्जुन की बाहों में झूल जाती है।